हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दो नियम थे। किरचॉफ का जो पूरा नाम था वो था रॉबर्ट किरचॉफ। तो उन्होंने दो नियम दिए थे। क्यों दो नियम दिए थे? उन्होंने देखा कि अगर कहीं भी बिंदु कोई फिक्स बिंदु है, तो क्या माना कि एक कोई फिक्स बिंदु है। अब इस फिक्स बिंदु पे करंट की तार कितनी आ रही है, करंट की तार कितनी आ रही है, और यहां से अलग अलग चीजों के लिए कितने करंट की तार जा रहे हैं, उसको क्या किया किरचॉफ ने देखा। और फिर उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे सभी तार आके मिल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी तार आके मिल रहे, इसमें से धारा आने वाली कितने तार हैं। मान लो धारा आने वाली ये दो तार हैं, और इसमें से धारा जाने वाली मान लो चार तार हैं। इसमें से धारा आने वाली कितने तार है? दो तार। और धारा बाहर की तरफ जाने वाली क्या है? चार तार। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि जितने इस बिंदु O की, जो यहाँ पे बिंदु O है, इस बिंदु O को संधि कहेंगे। मतलब जितने भी तार आने वाले हैं और जिसमें से धारा जाने वाली है, यहाँ पे इस बिंदु O पे मिल रही, तो इस बिंदु O को संधि कहेंगे। तो उन्होंने बताया कि इस संधि की ओर जो तार में जिसमें धारा आ रही है, उसमें जो धारा का मान है, जितने की धारा के मान इस संधि की ओर आ रहे हैं, उसे हम लोग धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। किस चिन्ह के साथ? धन के साथ लिखेंगे। और जो धाराएं बाहर की तरफ निकलेंगी, उसको हम लोग किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? ऋण चिन्ह के साथ। और उनको अगर जोड़ेंगे तो उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो जीरो के क्या होगा? बराबर। मतलब इसमें कोई धारा आ रही है और इसमें कोई धारा आ रही है, फिर इसमें से जितने धाराएं निकल रही है, उन सभी धाराओं को अगर जोड़ा जाएगा तो उसको उसका जो बीजगणितीय होगा वो होगा जीरो के बराबर। तो ये क्या था? किरचॉफ का पहला नियम था। इस नियम को आवेश का संरक्षण नियम भी कहा जाता है या किरचॉफ का धारा नियम भी कहा जाता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाने की फिर एक बार कोशिश करता हूँ, और इसको किस तरीके से आपको लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब इस चीज को किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या था उनका पहला नियम? यहाँ पे लिखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसको कि उन्होंने किससे लिखा? समेशन आई बराबर क्या लिखा? जीरो। इसी चीज को उन्होंने सूत्र के लिए लिख दिया। समेशन का मतलब होता है कि जितने भी धाराएं हैं उस सभी धाराओं को क्या किया जा रहा है? जोड़ दिया जा रहा है। तो अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो संधि की ओर कितनी धाराएं, इसमें देखो उन्होंने, जैसे कि आप लोग दर्पण चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें एक आप लोग चिन्ह परिपाटी का नियम भी पढ़े होंगे। तो उसी तरीके से जब इन्होंने नियम अपना दिया, उसमें भी उन्होंने एक अपना चिन्ह परिपाटी का नियम दिया। वो नियम उन्होंने क्या दिया था? वो नियम उन्होंने ये दिया था कि इसमें जितने भी धाराएं संधि की ओर जाएंगी उसे हम लोग धन चिन्ह के साथ लेंगे, और जितने भी धाराएं संधि से दूर की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे देखिए ये वाली धाराएं और ये वाली धाराएं, ये संधि से दूर की तरफ जा रही है, इस बिंदु O से दूर की तरफ जा रही है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, जो है यहाँ पे उसे उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं उदाहरण। तो इसमें क्या लिखेंगे? चित्र में I1 तथा I2 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, अतः उन्हें धन चिन्ह के साथ लेंगे, धन चिन्ह के साथ लेंगे, तथा फिर यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तथा I3, I4, I5, I3, I4, I5 संधि
संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं, जाने वाली धाराएं हैं, अतः उन्हें ऋण चिन्ह के साथ, यहां पर लिख देते हैं ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, के साथ लेंगे। तो यहां पे कितनी धाराएं संधि की ओर जा रही, I1 और I2, तो I1 प्लस I2, और कितनी धाराएं संधि से दूर हटी, I3, I4 और I5। तो इसको हम लोग ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, तो I3 माइनस I4 माइनस I5, और इनका बीजगणितीय योग कितना होगा, शून्य के बराबर। तो ये कितने बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो जो माइनस वाला है उसको हम लोग उस तरफ भेज दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर I3, क्योंकि माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, I4 प्लस I5। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। यहां से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं, अतः इसको कोई समीकरण नंबर मान लो, अतः हम कह सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली तथा संधि से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। मतलब संधि की ओर कितने धाराएं जा रहे हैं और संधि के बाहर कितने धाराएं जा रहे हैं, उन सभी धाराओं का योग अगर हम लोग अलग अलग लिखे, मतलब जितने इस संधि की ओर जा रहे हैं और जितने बाहर जा रहे हैं, दोनों को अगर अलग अलग लिखे तो उनका योग क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ये जो पहला नियम है, इस पहले नियम को एक और नाम से जाना जाता है, इसे किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम कहा जाता है। यह नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इतना क्या है किरचॉफ का पहला नियम, इतना जो लिखे हो ये क्या है, किरचॉफ का पहला नियम। इसको आप लोग क्या करेंगे, एकदम अच्छे से नोट्स बना के लिख लेंगे। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में। तो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, उसे हम लोग किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं या लूप नियम भी कहते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको हमें समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो बंदपाश दिख रहे हैं, एक और एक दो, ये दो बंदपाश है। इस बंदपाश का एक खंड ए बी है। इस ए बी खंड में क्या हो रही है, R1 एक प्रतिरोध है, E1 एक क्या है, सेल है, जिसमें से जो विद्युत वाहक बल लग रहा है इस बंदपाश पे वो E1 लग रहा है, और इससे जो बहने वाली धारा है वो I1 है। उसी तरीके से पहले ही बंदपाश का ये दूसरा खंड है, मान के चलो, इसमें जो विद्युत प्रतिरोध है वो I2 है, और यहाँ पे जो सेल है उसमें जो विद्युत वाहक बल लग रहा है इस बंदपाश में वो E2 लग रहा है, और इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 बह रही है। अब ये जो दोनों धारा यहाँ से ऐसे जा रही और यहाँ से I2 ऐसे आ रही, ये दोनों धारा आगे यहाँ पे मिल जा रही, और ये जो तीसरा खंड है EF, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 और I2 बह रही। इसका मतलब जो प्रतिरोध R3 है इसमें से जो धारा गुजरेगी वो I1 प्लस I2 गुजरेगी। ये हो गया।
इन्होंने क्या किया, कहा था प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं। तो इसमें जो धारा बह रही वो क्या हो रही, I1 बह रही खंड में, इस वाले खंड में जो धारा बह रही वो I2 बह रही, और इसमें जो धारा बह रही वो I1 प्लस I2 बह रही। धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का मतलब क्या हो रहा है, जो इसमें I1 धारा बह रही इसका संगत प्रतिरोध ये R1 होगा, जो यहाँ पे I2 धारा बह रही इसका संगत प्रतिरोध क्या होगा, R2 होगा। इसमें जो धारा बह रही I1 प्लस I2 इसका जो संगत प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R3। तो जितने भी संगत प्रतिरोध है प्रत्येक बंद पास का, ऐसा नहीं कि एक साथ हम लोग सब ले लेंगे, एक आपका पहला बंद पास है, ये आपका दूसरा बंद पास, पहले हम लोग पहले बंद पास के लिए लेंगे फिर दूसरे बंद पास के लिए लेंगे। तो क्या आपको बोल रहा है, प्रत्येक खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध। तो एक पहला बंद पास है, इसमें जो धाराएं बह रही है, इसमें जो धाराएं बह रही है इसके ए बी खंड में वो क्या बह रही है, I1 बह रही है, I1 बह रही है, ठीक। और इसका जो संगत प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है। तो यहाँ पे I1 गुणे R1 कर ले रहे, क्योंकि धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल कितना हो गया, का बीजगणितीय योग। तो इसमें देखो इस जो बंद पास ए बी सी डी है इसमें क्या एक ही धारा बह रही, नहीं, यहाँ पे जो इसमें धारा बह रही वो I2 है। लेकिन इस नियम को आपको लगाते समय क्या ध्यान देना है कि अगर मान लो यहाँ से धारा किस दिशा में आ रही, इस दिशा में ऐसे ऐसे आ रही, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ये धारा क्या हो जा रही है, ये वाली जो धारा है वो इस दिशा में जा रही है, और इसमें से जो इस सेल में से यहाँ से धारा बह रही वो इस दिशा में बह रही, मतलब दोनों धाराओं की दिशा क्या है, विपरीत है। इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस वाला जो खंड है सी डी इसमें जो धारा बह रही वो क्या बह रही, I2, तो यहाँ पे लिख देंगे I2, ठीक, और गुणा का चिन्ह लगा के क्या कर देंगे, R2, ठीक। फिर क्या कर देंगे, दो ही इसमें खंड है, एक में जो धारा बह रही वो I1 और इसका संगत प्रतिरोध R1 है, और ये जो खंड दूसरा है इसमें धारा बह रही I2 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2 का बीजगणितीय योग। तो इसका बीजगणितीय योग यहाँ पे माइनस क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि धारा क्या हो रही है, अलग अलग दिशा में इसमें बह रही। ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, बीजगणितीय योग जो बराबर होगा इस बंद पास के विभिन्न खंडों में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इसमें जो पहला खंड है ए बी, इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, तो यहाँ पे बराबर लगा के क्या लिख देंगे, E1 लिख देंगे, ठीक। हमें फिर क्या देखना है कि अगर हम लोग जो विद्युत वाहक बल लगाते समय आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे सेल है, सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक धन इलेक्ट्रोड एक ऋण इलेक्ट्रोड। तो ये जो धन इलेक्ट्रोड है और ऋण इलेक्ट्रोड है, इसमें अगर हम लोग ऋण सिरे से चल रहे हैं ऐसे, ये वाला जो ऋण सिरा है इधर से अगर हम लोग जाए ऐसे, यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, ऋण सिरा मिले, यहाँ पे मतलब ऋण से चल रहे हैं तो हमें ऋण सिरा मिले, इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E2। तो ये क्या है, पहले बंद पास के लिए आया। अब अगर हम लोग दूसरे बंद पास के लिए देखें तो दूसरे बंद पास में कौन सी धारा बह रही, I2 बह रही, और इस वाले खंड में EF वाले खंड में I1 प्लस I2 बह रही। जो I2 धारा बह रही इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2। तो इसमें हम लोग दूसरे बंद पास के लिए देखें तो I2 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे R2 के साथ, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये वाला धारा ऐसे बह रही इस दिशा में, और ये वाला जो I1 धारा बह रही वो भी इसी दिशा में बह रही, मतलब यहाँ पे जो धारा आ रही है वो क्या हो रही है, ये वाली I1 भी धारा आ रही और यहाँ पे I2 वाली भी धारा आ रही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों सेम दिशाओं में धारा यहाँ पे आ रही इस वाले बिंदु पे, इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह क्या कर देंगे, हम लोग लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद यहाँ पे इस वाले खंड में कौन सी धारा बह रही, I1 प्लस I2 बह रही, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R3 है, इसका संगत प्रतिरोध R3, और बराबर इस वाले जो दूसरा लूप है इसमें कौन सा विद्युत वाहक बल है, केवल E2 है, तो यहाँ पे बराबर लगा के क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे, ठीक। इसी चीज को आप समझ गए हैं कि कैसे निकला है, उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे जो नियम दिया है, ये यहाँ पे I1 R1 है, यहाँ पे I2 R2 है, फिर यहाँ पे I2 I2 है, और I1 प्लस I2 I3, इस तरीके से अलग अलग धाराएं हमें क्या मिल रही, और उसका संगत प्रतिरोध अलग अलग मिल रहा है हमें। अब इन सभी चीजों को हम लोगों को क्या कर देना है, जोड़ देना, मतलब इस सब का जोड़ देंगे। तो अगर आप लोग जानते हो कि अगर किसी चीज में सभी चीजों को जोड़ते हैं तो हमें उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, उसके लिए हमें लगाना पड़ता है समेशन, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा लगाना पड़ता है। तो सिग्मा लगाते समय जो I1 है, I2 I1 I2 जितने भी मान रहते हैं उसको हम लोग केवल एक मान लेते हैं, I मान लेते हैं,
और इसमें अलग अलग प्रतिरोध है तो इसमें क्या मान लेंगे, आई आर मान लेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध है तो सबको केवल आर मान लेंगे। अब ये किसके बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है जितने भी विद्युत वाहक बल इस पूरे लूप में लग रहे हैं उसका पूरा क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग के लिए आप ये क्या करते हो, सिग्मा का चिन्ह लगाते हो। तो फिर हम लोग सिग्मा लगा देंगे और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है वो E1 E2 माने हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल E हो जाएगा। और इसी चीज को जो यहाँ पे देख रहे हो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं I1 गुणे R1 माइनस I2 गुणे R2 बराबर E1 माइनस E2। और यहाँ पे फिर लिख देते हैं I2 गुणे R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 गुणे R3 बराबर E2। ठीक, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यहां से साफ कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल अलग अलग लग रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है वो E2 है। ठीक, तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल सबका जोड़ने पे जो गणितीय योग आएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन या सिग्मा ई मिल जाएगा। या इसको जो यहाँ पे ये आप लिखी हो इसको अगर हम लोग गणितीय रूप में लिखेंगे तो वो हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। तो इसलिए अर्थात करके हमें क्या लिखना है, ए लिख देना है, अर्थात। ठीक, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे देखिए एक क्या आप पाए थे, पहले बंद पास के लिए पाए थे, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे पहले बंद पास, पहले बंद पास पहले बंद पास एक के लिए, एक के लिए। ठीक, ये हो गया। और एक इसके लिए है दूसरे बंद पास के लिए, यहां पे लिख देंगे दूसरे बंद पास दो के लिए, दो के लिए। कैसे मिला है ये मैंने आपको समझा दिया, ये चीज आपको कैसे मिला ये आपको समझ में आ चुका है। इस वाले समीकरण को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इस वाले समीकरण को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे इस नियम का प्रयोग, इस नियम का प्रयोग I1 तथा I2 का मान निकालने में किया जाता है, निकालने में किया जाता है, किया जाता है। इसे किरचॉफ का लूप या वोल्टता नियम कहते हैं, वोल्टता नियम कहते हैं। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षण सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अगर इतना आपको लिख देना है, अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होती है, एक ही कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता है, तो नोट में आप लोग डाल के लिख सकते हो। नोट में ये लिख देना कि प्रत्येक बंद पास में धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। और एक और नोट लिख सकते हो जो E1 और E2 के लिए काम करेगा। वो नोट क्या हो जाएगा, वो नोट ये हो जाएगा
वो नोट होगा तेल से विद्युत अपघट्ट में, सेल से विद्युत अपघट्ट में रीढ़ इलेक्ट्रोड से, रीढ़ इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर लगने वाले, या लिखो प्रत्येक बंदपास में, प्रत्येक बंदपास में लगने वाले विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस रीढ़ सिरे से जाएं, इस तरफ से इस तरफ, तो यहाँ पे भी रीढ़ मिल रहा है, लेकिन ये नियम क्या बताता है कि अगर हम लोग रीढ़ इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तब हमें क्या लेना है, धनात्मक। तो इस तरफ से इधर आ रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, रीढ़ से रीढ़ मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको ऋण मिला है। और इसमें तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसमें केवल एक ही विद्युत वाहक बल है E2, तो इसके लिए केवल E2 ही लिख देना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे धारा भी दिशा विपरीत हो जा रही है इस वाले में, पहले वाले बंदपास में, इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया, ऋणात्मक लिया। तो इतना आपको क्या करना है, नोट करके लिख देना है। ये क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इतना आपको लिख दोगे, एक भी नंबर आपका इसमें कटने वाला नहीं है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।